बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर वसीम नकवी आपकी खिदमत में विजन 2050 लेके हाजिर है। बदलते हालात के जो प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म है, इससे ही आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, पिछले 3 प्रोग्रामों में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू जनाब रिजवान अख्तर साहब रहे, जो एक इंटेलेक्चुअल है, कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत है और अपनी गुफ्तगू पे बड़ा उबूर हासिल है इनको। कुछ इस्लामी भी और दुनियावी भी दोनों तरफ बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। बहुत अच्छा विजन, बहुत अच्छे आइडियाज भी इनके पास थे। हमारी कोशिश तो यही है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से एक अवेयरनेस देने का हमारा एक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इरादा है। बाकी तो जो आप लोगों के अपने काम है, जो आपके जिस तरह से सिस्टम में आप उनको चलाएं, या हरगिज हमारा मकसद ये नहीं कि हम अपनी मर्जी किसी पे थोपना चाहते, बल्कि एक गुफ्तगू का सिलसिला है। इससे अगर कोई अच्छी गुफ्तगू या कोई अच्छे आइडियाज आप लोग पिक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो जो कम्युनिटी के सिलसिले में हमें दरपेश चैलेंजेस का है, सामना है, कुछ मसाइल का सामना, उसके ऊपर गुफ्तगू के लिए फिर एक मरतबा मैं खुशामदीद कहता हूँ जनाब रिजवाना अख्तर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वसीम। कैसे मिजाज है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, हम आपको बताते चले कि पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि अपने इदारों पे और अपने इंडिविजुअल और अपने कुछ वॉलंटियर के कि हम अपने यूथ के लिए क्या कर सकते हैं। आने वाला वक्त जितनी तेजी से जमाना आगे बढ़ रहा है, शायद हम उसके लिए तैयार हैं। क्या उन हालात के लिए हम तैयार हैं? उस टेक्नोलॉजी को मीट करने के लिए हम तैयार हैं जो रोज बरोज बड़ी तेजी से अपनी इस जमाने पे राज कर रही है? क्या हम इसलिए तैयार हैं अपने इदारों के साथ लेके चलने पे? जिस तरह से बाहर की दुनिया में चकाचौंध जो यूथ को अट्रैक्ट कर रही है, क्या हमारे इदारे उसके लिए तैयार है? क्या हम अपनी खिदमत क्या इदारों को दे सकते हैं वॉलंटियर तौर पे, कि जहां हम अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर सके, अपने ही बहन भाइयों की खिदमत कर सके? इन तमाम सवालात पे एक सवालिया निशान है। तो हम बात करेंगे रिजवान अख्तर साहब से, जो पिछले हफ्ते हमने गुफ्तगू की थी कि अगर कम्युनिटी सेंटर में कुछ बच्चों को वॉलंटरी कुछ कोर्सेज करवाए जाए, कुछ टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर आए जाए, कुछ हेल्थ से मुतालिक कुछ आइडियाज दिए जाए, तो इसमें हमारे इदारों को भी फायदा हो सकता है और हमारे उन लोगों को भी कि जो अपने यूथ को बजाय इसके के अंधेरे में ढूंढते फिरे, शमा ढूंढते लें कि कहाँ लेके जाना है, क्या करना है। तो रिजवान साहब, आपसे जो पिछले हफ्ते गुफ्तगू का सिलसिला टूटा था, मैं चाहता हूँ कि वहीं से एक मरतबा फिर आप शामिल गुफ्तगू हो, कि जिसमें आप बात कर रहे थे कि कम्युनिटी को अगर सेंटर में कुछ प्रोग्राम्स लेकर आते हैं तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हमारे इदारों को भी होता है। जी शुक्रिया वसीम। तो लास्ट वीक जो हम बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि सिर्फ ये नहीं है कि एफर्ट्स आपकी तरफ भी होंगी। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करता है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग में। बहुत सारे ग्रांट्स हैं, फंडिंग है जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा देता है। ग्रांट्स एंड फंडिंग्स हैं जो कि आपको आपके रीजनल लेवल पे मिलती है, आपको सिटी लेवल पे मिलती है। एन एग्जांपल है, अगर आप रीजन ऑफ पील में हैं तो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और सिटी ऑफ मिसिसागा बोथ जो हैं वो आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रांट्स ऑफर करते हैं, जो कि 2000 से लेके तकरीबन, डिपेंड्स अपॉन आपका प्रपोजल कितना बड़ा है, वो 500, 600, $700,000 तक देते हैं। लेकिन उसके लिए वो ये कहते हैं कि आप अपनी तरफ से एक ऑफिसर को अपॉइंट करें कि जो इस ग्रांट को मिलने के बाद प्रॉपरली मैनेज करेगा। फॉर एग्जांपल, कम्युनिटी सेंटर के तौर पे इदारों को अगर आप सीनियर की डे केयर के तौर पे ओपन करना चाहते हैं अपने सेंटर को, हफ्ते में 3 दिन डे केयर के तौर पे, ये फंडिंग है जो आप फेडरल गवर्नमेंट से सीख कर सकते हैं, प्रोफेशनल गवर्नमेंट से। उसमें डे केयर से मुराद ये है कि जो सीनियर्स हैं जो घर पे हैं वो आपके सेंटर में आएंगे, आप उनको 1 से 2 या 3 घंटे इंगेज रखते हैं। जोहरैन के टाइम अगर आप बुला लें, जोहर असर, सीनियर्स ने आपके जोहर असर पढ़ी, उसके बाद आपने उनको वहां पे मील दिया, और मील देने के बाद अगर माइनर एक्सरसाइज करा ली और उनके लिए कोई लैंग्वेज क्लासेस वहां ऑफर कर दी, तो इसके बदले गवर्नमेंट आपको पैसे देती है। हमारे सेंटर अनफॉर्चुनेटली इस चीज को अवेल नहीं कर रहे हैं, दूसरे सेंटर कर रहे हैं, दूसरे मजाहिब के लोग जो हैं वो इसको बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए उनके सेंटर भी बड़े बढ़ गए हैं। तो हमें इसमें जरूरत है, और ये चीज हम शुरू कर सकते हैं जुम्मे के खुतबे से। जब हमारे आलिम दीन जुम्मे के खुतबे में 2 पार्ट होते हैं ना, एक पार्ट तो ये कि आपने जो है वो उसूल दीन की बात करनी है, दूसरे फुरूए दीन की बात करनी है, और हालात हाजरा को उसमें लेके जाना है। हालात हाजरा में क्या वजह है कि हमारे मौलाना इस पे तवज्जो नहीं दे पा रहे? उनको चाहिए कि वो तवज्जो दे के बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट की ये ग्रांट्स हैं, इमाम बारगाह करना चाहता है कोई मोमिन जो आगे आए। हमारे मौलाना को चाहिए अपने जुम्मे के खुतबे में
उन प्रोफेशंस की बात करें जो ऑब्सलीट हो रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको ट्रैवल एजेंट्स की जरूरत ही नहीं होगी। आपको जो भी ट्रैवल बुक करने आप वेबसाइट जाएंगे, अपने बुक करेंगे। आज जो मोमिनीन बेचारे ट्रैवल एजेंट के तौर पे कर रहे हैं काम, उनको आप प्रिपेयर करें। आने वाले दिनों में फॉर एग्जांपल आपको ड्राई क्लीनर की जरूरत नहीं है। नए फ्रिजेस ऐसे आ रहे हैं कि जो ग्रोसरी खत्म होते वक्त आपको ऑलरेडी आपका ऑर्डर, वो जहां से आप ग्रोसरी लास्ट लेके आए क्यों आते हैं, उनको वो मेल भी कर देंगे और ग्रोसरी आ जाएगी। नए ड्राई क्लीनिंग के जो ड्रायर हैं, जो यहाँ पे कॉस्को में जाते हैं, वो कॉस्को में देख लें, लोज में चले जाएं, होम हार्डवेयर पे चले जाएं, होम डिपो पे चले जाएं, ड्रायर्स आ रहे हैं कि जिसमें आपने अपने कपड़े टांगने हैं, जो आपके गंदे कपड़े हैं उसमें फेंकने नहीं है वॉशर में, आपने हैंगर में टांगने, वो धुलेंगे भी, ड्राई क्लीन भी होंगे और बाहर आ जाएंगे। वो डेज तो नंबर होने वाले कि जहां पे आपको ड्राई क्लीनर चाहिए। हम इन चीजों के लिए अभी से काम करें। वो दिन हमारे खत्म होने वाले हैं कि जहां पे आपको फॉर एग्जाम्पल जरूरत होगी किसी को ग्रोसरी लाने की, आपके घर पे ग्रोसरी ऑलरेडी जरूरत हो जाएगी, आपके डिलीवर हो जाएगी। आपको कस्टमर सर्विस की जॉब होंगी, लेकिन टेलीफोन सपोर्ट की जॉब खत्म हो रही है। इसके लिए अभी से हमें चाहिए कि हमारे सेंटर जो है, या तो वो इसके लिए लोगों को प्रिपेयर करना शुरू करें, नहीं करते तो एवरी सेंटर नीड टू पुट फॉरवर्ड their efforts to be either part of a think tank or create one on their own। लेकिन जो अपना क्रिएट करें, थिंक टैंक में डॉक्ट्रिन किसी एक फर्द वाहिद की नहीं चलेगी कि एक इमाम बारगाह है, जो मैनेजमेंट है वो अपनी थिंकिंग को लेके जाएंगे। थिंक टैंक में आपकी डॉक्ट्रिन चलेगी कि कम्युनिटी के क्या इश्यूज हैं और उनके क्या सद्देबाब किए जा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि यहाँ की थिंक टैंक के लिए आप सिर्फ यहीं पे यूज करें। कनाडा के थिंक टैंक के लिए आप टोरंटो से भी लोग लें, आप विंडसर से भी लें, आप एडमिंटन से भी ले लें, ब्रिटिश कोलंबिया से भी ले लें, कि ये जो थिंक टैंक है ये अक्रॉस द बोर्ड काम करेगा। और उसके लिए बहुत अशद जरूरत है कि हम अभी से काम करना शुरू करें। अगर आज कोई इमाम बारगाह फंडिंग के लिए दरखास्त करता है, अगर फंडिंग उसकी डिनाई, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और दे दूं, लॉबलास बहुत मशहूर यहाँ पे ग्रोसरी चेन है। 2019 से लॉबलास ने सिस्टम शुरू किया हुआ है कि वो फूड बैंक के तौर पे आपको ग्रोसरी देंगे, अप टू $25,000 पर सेंटर अप्लाई करे लॉबलास के साइट पे जाके, तो वो अप्लाई करे और अगर आप अप्रूव हो जाते हैं, अपनी बाकी में जरूरतें सप्लाई करें, तो आपको ग्रोसरी देंगे वीकली बेसिस पे आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मेंबर होते हैं उनके लिए। हम लोग इसको यूज नहीं करते हमारे यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस सेंटर्स को भी है, क्योंकि उसके लिए क्वालिफाइड सेंटर भी तो होने जरूरी है। देखिए, सेंटर अगर सेंटर बनाना है तो सेंटर को सेंटर की तरह चलाएं ना। आप सेंटर को अपने मसरूफियत का जरिया नहीं बनाएं। हमारे यहाँ सेंटर है, लेकिन क्या वजह है कि वो सेंटर सिर्फ आपने XYZ साइज का सेंटर ले लिया है, लेकिन वो सिर्फ ट्यूसडे नाइट, थर्सडे नाइट और जुम्मे के दिन खुलता है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हम उन सेंटर को डे केयर के तौर पे अप्रूवल ले सकते हैं? वहां पे हमारी बहुत सारी बहनें जो घर में बैठी हुई हैं, अगर आप अप्लाई करें आपको वो दे देंगे डे केयर के तौर पे। वो सेंटर मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू थर्सडे आप डे केयर के तौर पे यूज करें उसको। मोमिनीन की कम से कम 10 लोगों की जॉब भी लगेगी, सेंटर को पैसे भी मिलेंगे, और एक सेंटर को गवर्नमेंट के अंदर रिकग्निशन हासिल हो जाएगी कि ये कम्युनिटी जो है ये सेल्फ डेवलपमेंट कर रही है अपने लोगों के लिए। जो छोटी छोटी चीजें वसीम करनी है ना। हमारे जितने भी सेंटर हैं, अलावा चंद के GTA में पिछले 3 दिनों में बहुत शदीद सर्दी थी, किसी एक अहले तशय्युर सेंटर ने सिटी ऑफ मिसिसागा, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन या टोरंटो कहीं पे भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमारे यहाँ हीटिंग सेंटर के तौर पे हमारा सेंटर अवेलेबल है, आए आके यहाँ पे जो बेचारे सर्दी में बाहर हैं वो यहाँ पे आराम कर लें। कोई नहीं करता। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उस लेवल पे जाएं? हमें चाहिए, हम इस 2050 में हमें इस सोसाइटी में एंगेज होना है अपने आप को, चाहे वो दामे दरमे कदमे सुखाने आजमे किसी भी तरह से हो। सिटी के साथ आप बात करें, हमारे सेंटर की पार्किंग लॉट्स खाली पड़ी रहती है, क्यों नहीं हम इन सेंटर्स की पार्किंग लॉट को रात में ऑफर कर दें लोकल पुलिस को, कि जब उसके स्क्वाड कार को ब्रेक चाहिए होता है तो वो हर ऐसी जगह पार्क नहीं कर सकते अनलेस कि उनको इजाजत हो। हम क्यों नहीं ऑफर करते सेंटर लोकल पुलिस को और फायर डिपार्टमेंट को कि जब आप गश्त कर रहे होते हैं उस दौरान आप वापस पुलिस स्टेशन नहीं जाएं, हमारी पार्किंग लॉट में आके आप पार्क कर सकते हैं अपने ब्रेक के टाइम के लिए। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो कम्युनिटी डेवलपमेंट होगी, दूसरे आपकी सेंटर की फ्री में सिक्योरिटी गार्ड सर्विस मिल गई जहां पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। हमें चाहिए हम ऑफर करें अपने सेंटर को कि हम वंस अ ईयर ड्राइव करें क्लोथ्स की। बहुत सारे क्लोथ्स हैं हमारे यहाँ, क्लोथ्स की ड्राइव करें, उसको किसी और को देने के बजाय सिटी को आप डोनेट करें।
तो आप मोमिनीन से उनके घर से उनके वो कपड़े ले रहे हैं कि जो खामखाई में जगह घेर रहे हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट आप अपने सेंटर की अपनी एक जो अपब्रिंगिंग है, अपनी एक रेपुटेशन है, उसको डेवलप करें। ये 2050 का हिस्सा होना चाहिए, ये तो हिस्सा शुरू से होना चाहिए, लेकिन आने वाले 30 साल के लिए हमें, ये 25 साल के लिए हमें, या 27 साल के लिए बहुत जरूरी है कि हम छोटी छोटी चीजों को लेके चले। हमारे जो यूथ है ना, वो जिस भी दिन जिस सेंटर ने कहा कि हम फूड बैंक का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो सबसे आगे हमारा यूथ खड़ा होगा। जिस दिन हमने कहा कि आज हम मील डिलीवरी सर्विस कर रहे हैं होमलेस के लिए, हमारा यूथ सबसे आगे खड़ा होगा। हम इन चीजों को करें। ये 2050 में वसीम जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कम्युनिटीज को अगले 30 साल में, वो है फूड मैनेजमेंट। किस तरह से 1 एकड़ से हम 300 मन का अनाज तकसीम कराएं। हमारे पास सबसे बड़ी वॉर जो है वो पानी पे होगी, उसके बाद फूड सिक्योरिटी पे होगी, और उसके बाद जो होगी वो इंटेलेक्चुअल राइट्स एंड प्रॉपर्टीज पे होगी। डेटा हर कोई दे रहा है, उस डेटा में कितना सच है कितना झूठ है, ये प्रोफेशन होगा जिसको हम डेटा डिटेक्टिव कहते हैं। वो 2027 से ये प्रोफेशन शुरू होगा। तो ये भी तो 2050 का हिस्सा है हमारा, कि हम अभी से इंटीग्रेट करें। अगर नहीं किया तो अब करें, और कर दिया है तो इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं कि उनकी जबान बोलें। सिटी की मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। हर साल सिटी ऑफ मिसिसागा, रीजन ऑफ पील, सिटी ऑफ टोरंटो, रीजन ऑफ डरहम जो है, वो एक स्टेटमेंट रिलीज करते हैं कि हमें को एग्जिस्टिंग कमेटी होती है जो रिलीजियस स्कॉलर्स की होती है, वो आए अपने अपने सेंटर के एक रिप्रेजेंटेटिव भेजें और साल में 4 बार वो मिलते हैं। इस वक्त सिटी ऑफ मिसिसागा की 0 रिप्रेजेंटेशन है इमाम बारगाहों की। कोई सिंगल इमाम बारगाह नहीं है जो उसका आपके ख्याल में किसी भी इमाम बारगाह ने अप्रोच नहीं की, या उन तमाम इमाम बारगाहों को मिलकर किसी एक को रिप्रेजेंटेशन देनी थी? उनकी मैनेजमेंट ने इसको सीरियस नहीं लिया। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? अगर वो इसको सीरियस ले लेते तो आप रीजनल लेवल पे भी आशूर की छुट्टी मंजूर करवा सकते हैं। आप उसमें अगर उसका हिस्सा बन जाए तो जिस इमाम बारगाह पे, जिस सड़क पे आपका इमाम बारगाह है, आप उस सड़क को अपने इमाम बारगाह के नाम से मुंसलिक करवा सकते हैं। आप अगर उस कमेटी का हिस्सा होते हैं तो आप बता सकते हैं कि क्यों हमारे लिए ये नॉर्मल है, ये जायज है पूछना कि इसमें पोर्क तो नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि हमारी डॉक्ट्रिन्स क्या है। जब अहले तशय्युअ शामिल नहीं होंगे तो फिर अहले सुन्नत या वो बरादर के जो अहले सुन्नत भी नहीं है, अगर यहूदी हैं या दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हैं, फिर वो हमारे बिहाफ पे स्टेटमेंट देंगे। हमारे लिए तो देखें ये एक बहुत ज्यादा शर्म का मुकाम है कि इस वक्त अमेरिका की 6000 यूनिवर्सिटीज में से अगर 3000 यूनिवर्सिटीज में मास्टर लेवल के जो कोर्सेज हैं, वो इस्लामिक तारीख जो है वो यहूदी पढ़ा रहा है या वहाबी पढ़ा रहा है या हिंदू पढ़ा रहा है। हमारा अहले तशय्युअ का कोई भी फर्क नहीं है कि जो उसमें अप्लाई करे या पढ़ाए। तो हमें इन चीजों को 2050 का हिस्सा लेके चलना है। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि हमारे सेंटर्स के ऊपर तो आपने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी आपकी सेंटर्स को काम करना है, लेकिन रिजवान साहब, ये सेंटर इंडिविजुअल नहीं कर सकते जब तक कि कम्युनिटी खुद साथ ना आए, कुछ वॉलंटियर साथ ना आए। और सबसे जो बड़ा इस वक्त इशू आ रहा है, क्योंकि देखिए कोरोना के बाद से काफी हालात तब्दील हो गए। हमारी कम्युनिटी को कुछ माशी चैलेंजेस भी हैं, तो जो माशी चैलेंजेस है उससे इंडिविजुअल कैसे निपटे? जब इंसान का घर चलेगा, उसके बच्चे सुकून से खाना खा रहे, तभी तो वो जाएगा कम्युनिटी की खिदमत करने के लिए। अपने बच्चों को छोड़ के कैसे चले जाए? हमारी कम्युनिटी में देखिए, इस बात से कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी तादाद ऐसे लोगों की है जो पे चेक टू पे चेक वाले लोग हैं। तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बेचारे अपना काम और कारोबार या घर की जिम्मेदारी छोड़ के कम्युनिटी में, सेंटर में आके जिम्मेदारी निभाएं? देखिए, उनके लिए वो जिम्मेदारी उनकी नहीं है, बल्कि लिए उनके जो उनसे जो डिफरेंट लेवल पे इंडिविजुअल है वो उनकी जिम्मेदारी। देखें, अल्लाह मियां कहते हैं कि रिस्क की 313 अक़साम है। सबसे लोवेस्ट फॉर्म जो रिस्क है वो जॉब होती है, जो कि हम दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मियां मेरी जॉब लगी रहे। हम क्यों नहीं अल्लाह मियां से दुआ करते कि मेरे बच्चों में दीन मोहम्मदी का रिस्क अता फरमाए, मेरे बच्चों में इश्क मोहम्मदी का रिस्क अता फरमाए, मेरे बच्चों में जो है हेल्थ का रिस्क अता फरमाए। जो मोमिनीन आज सफर कर रहे हैं और वो जेन्युइन मसला है, वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम, लेकिन उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मोमिनीन जो उनसे सोशली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली बेटर हैं, वो आगे आए। देखिए, अल्लाह मियां हमें चीजें दे के आजमाते हैं। मेरे एक मोमिन भाई के पास अगर जॉब नहीं है और दूसरे के पास जॉब है, तो उसका फर्ज है कि उस दूसरे मोमिन की जॉब के लिए कुछ ना कुछ सोचे। या अगर अल्लाह मियां ने आज मुझे इंटेलेक्चुअली या फाइनेंशियली किसी से बुलंद कर दिया है, तो मेरा फर्ज है मैं इसको वापस इन्वेस्ट करूं। ये हमारा सदका तो यही है ना सबसे बड़ा, कि जो मोमिनीन आज उस कंडीशन में है कि वो टाइम दे सकते हैं,
वो इस टाइम को दें उन मोमिनीन के बदले में कि जो नहीं दे सकते। और ये लेकिन कहीं ना कहीं हमें उन मोमिनीन की भी तो मदद करनी है कि जो स्ट्रगल कंडीशन में हो। बिल्कुल, और वो हमारा फर्ज है अगर हम इसको समझें इस तरह। देखें, हम क्या समझते हैं कि हमने खुम्स दे के अपना काम कर दिया, हम क्या समझते हैं कि हमने रमजान आया फितरा निकाल दिया, काम कर दिया। हम ये समझते हैं कि हमने चले अलम के पास गए, उसमें पैसे डाल के आ गए, हमने अपना काम कर दिया। यस, हमने अपना काम किया। हर कोई यहाँ पे बिजी है, हर कोई यहाँ परेशानियां लेके चल रहा है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे के लिए कोई और दूसरा आके मदद करे। आपने खुद अपने बच्चे के लिए मदद करनी है। आप देखें, मैंने संडे स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था इसलिए कि मेरे बच्चों को संडे स्कूल की जरूरत थी। उस जमाने में मैं जिस संडे स्कूल में गया वो सब स्टैंडर्ड संडे स्कूल चल रहा था। तो मैं वो टेक चार्ज गया हूं कि मैं किसी शिप को डूबता हुआ नहीं देख सकता। तो आई रोल अप माई स्लीव। फिर क्या हुआ कि मैं जो लगा, तो मेरे साथ 12 साल तक मेरी मिसेज भी लगी, हमारी भांजियां भी लगी, उनकी दोस्त भी लगी। 12 साल हमने संडे स्कूल चलाए, क्योंकि हमें वो दुख नजर आ रहा था जो हमारे घर में हमें महसूस हो रहा था। तो बहुत सारे मोमिनीन ऐसे हैं जो कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे रिटायर्ड भाई ऐसे हैं, बहनें ऐसी हैं कि वो इस टाइम पे आ गए कि उनके पास टाइम है संडे स्कूल में देने का। आप ये मत समझे कि आप नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि एग्जाम्पल इसकी मैं देता हूं कि अगर कोई फर्ज करें रोजे जायजा अल्लाह मियां अगर मुझे पकड़ते हैं, कहते हैं कि तुमने संडे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया, और अगर मैंने ये कहा कि अल्लाह मियां मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि मेरे पास आता नहीं थी, तो अल्लाह मियां मुझे सजा देंगे कि अल्लाह मैंने हर एक को इक्वल पैदा किया है। लेकिन हमें अपने आप को मारना पड़ेगा थोड़ा। कोई भी यहाँ पे कनाडा में हफ्ते में 7 दिन काम नहीं करता, और अगर कर रहा है तो 2 साल से ज्यादा नहीं करेगा। एक दिन तो आपके पास होता है, उस एक दिन में आप अपने बच्चों को लेके संडे स्कूल आए। नहीं आ सकते तो आप बच्चों को लेके घर में पढ़ें। फैमिली इवेंट होगा, लेकिन ये आज की इन्वेस्टमेंट, आपको ये जो परेशानी है ना, ये सिर्फ 17 साल तक होती है शुरू के। 17वें साल में जब बच्चा आपका चले जाता है, आपने उसकी बेस इतनी मजबूत कर दी होती है कि वो इधर उधर नहीं जाएगा। फिर उस 17 साल के लिए आपने मेहनत करनी है, और उसके लिए वही हम बैक टू आ रहे हैं पार्ट ऑफ 2050 के रिवीजन में कि हमें थिंक टैंक का लाना बहुत जरूरी है। थिंक टैंक जो है अगर कुछ भी नहीं कर सकता तो वो आर्टिकल्स प्रिंट करेगा। वो आर्टिकल सारे इमाम बारगाहों को चाहिए वो पब्लिश करें। फॉर एग्जाम्पल, इस कोविड के दौरान अगर थिंक टैंक हमारे पास कोई होता तो एक आर्टिकल पब्लिश होता कि किस तरह से मेंटल हेल्थ को मैनेज करना है जब आप घर में कैद हो गए। सारे इमाम बारगाह अपने मेंबर्स को दें। क्यों नहीं हम कर सकते कि इसी तरह के सेशन अगर करें इमाम बारगाह और लाइव ब्रॉडकास्ट करें। लेट्स हैव अ ओपन डिस्कशन अबाउट मेंटल हेल्थ, लेट्स हैव अ ओपन डिस्कशन अबाउट सोशल इश्यूज। बिल्कुल सही बात है। हमारे सेंटर्स में एक चीज की कमी तो मैंने महसूस की है कि हमारे सेंटर में बाकायदे कमेटी होनी चाहिए, जैसे मीडिया कमेटी एक हो, एक प्रोग्राम कमेटी हो, एक जो वॉलंटियर कमेटी हो वो हो, इसी तरह थिंक टैंक कम्युनिटी भी हो। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म से अगर हमारे जो इदारे अगर सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी इसके ऊपर काम करें, और हमारे जो मेहमान आएंगे तो हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इसके ऊपर काम करें। और जिस तरह से आपने ये फरमाया तो इसको जरूर इनको काम करना चाहिए। ये बताइए कि इदारों की जरा थोड़ा सी चैलेंजेस के ऊपर बात करें। देखिए, जो इदारे अभी हमारे पास मौजूदा इदारे हैं, इससे में कोई ढकी छुपी बात नहीं है रिजवान भाई, कि कुछ इंडिविजुअल चला रहे हैं और वो उसको सरवाइव कर रहे हैं किसी तरह। जब से खासतौर से 2019 से कोविड आया है तो ना वहां प्रोग्राम हो पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और ना लोग पब्लिक जा रही है। जब पब्लिक जाते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो उनका जो चंदे का सिलसिला है या फंडिंग का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं हल होता रहता है। लेकिन प्रोग्राम ना होने की वजह से तो वो भी तो फाइनेंशियली सरवाइव कर ही रहे हैं ना किसी तरह। देखें, हर सेंटर एक परेशानी में, और मैं हर सेंटर के लिए मेरा दिल दुखता है। जो चलाने वाले होते हैं वो उन्हीं का दिल जानता है किस तरह से वो उसको चला रहे हैं। हो सकता है वो एक बिल को आज 10 दिन लेट करके दूसरे बिल को 10 दिन पहले दे रहे हो कि किसी तरह से स्ट्रेचिंग हो जाए मनी। हमें एक चीज भी सोचनी है कि हमारे माशाल्लाह जीटीए में तकरीबन 14 सेंटर हैं। 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर के रेंज में 14 सेंटर बहुत बड़ा नंबर होता है, और मोमिनिन की तादाद वही है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 14 के 14 सेंटर की उन्हीं मोमिनिन की तादाद जो है वो उन सबको चंदा दे। हर सेंटर इसी उसमें लगा कि मुझे डोनेशन मिले। डोनेशन वहां मिलेगा आपको। देखें, और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, इसमें मैं किसी सेंटर से आगे से एडवांस में हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं अगर मेरी कोई बात कड़वी लगे। देखिए, आप सर्विसेज दें तो आपको डोनेशन मिलेंगे। अगर आप सर्विसेज नहीं देंगे तो एक्सपेक्ट नहीं करें। सबसे ज्यादा डोनेशन यूथ देता है अगर आप उनको अट्रैक्ट करें। मैं किसी बच्चे को जानता हूं, जिस बच्चे से मेरी 3 दिन पहले बात हो रही थी,
वो अपनी सैलरी का 60% जो है वो डोनेशन करता है। वो कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ रिजवान भाई, मुझे कोई जरूरत नहीं है मैं अपने पैसे इधर उधर करूं, तो मुझे जो जो सेंटर समझ में आ रहा होता है मैं उसको डोनेशन दे रहा होता हूँ। सेंटर को चाहिए अपने प्रोग्रामों को यूथ ओरिएंटेड बनाए, अपने प्रोग्रामों को कौम के मसले हल करने के लिए यूज करें उस पर, तो उनको डोनेशन भी मिलेगा। हाँ, सेंटर कोशिश कर रहे हैं और अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक और भी चीज सोचनी है कि वही जैसे आपने फरमाया कोविड की वजह से लोगों की इनकम पावर भी रिड्यूस हो गई है, तो आप डोनेशन इतना नहीं दे सकते जितना पहले दे सक रहे थे। और कुछ मोमिनीन ने एक बात भी करी जो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ उस पर, कि सेंटर तो बंद है, मोमिनीन को सेंटर्स को क्या जरूरत है डोनेशन लेने की। सेंटर बेशक बंद है, लेकिन हर सेंटर में आलिम दीन होता है जिसको आपने उसका घर भी चलाना होता है। हर सेंटर में बिजली का बिल आता है, हर सेंटर में गैस का बिल आता है, हर सेंटर के अंदर जो है वो स्नो क्लियरिंग होती है, हर सेंटर के अंदर जो है आपको सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट को पैसे देने होते हैं। इंटरनेट का बिल तो इंटरनेट का बिल ही रहेगा ना, चाहे कोविड में बंद हो या ना हो। जो आपका बिजली का बिल है, जिस तरह हमारे घर में सेट बिलिंग होती है कि $300-400 महीने के आता है, इसी तरह आपका सेंटर भी सेम आता है। आज अगर आप एक दिन के लिए, चाहे आपका सेंटर बंद है, आप एसी बंद कर दें, दूसरे दिन आपके पाइप फट जाएंगे कोल्ड में, तो बिजली तो वहां भी चल रही है। तो मोमिनीन को यह भी सोचना चाहिए कि सेंटर में बेशक आप नहीं जा रहे, लेकिन सेंटर तो आपके लिए गर्म रखा जा रहा है ना, उसमें सारी सर्विसेज देने के लिए हम रेडी हैं कि जिस दिन खुलेगा। हमसे मुराद ये कि जो मोमिनीन है हमारी सेंटर की मैनेजमेंट, और मैं उनको सलाम करता हूँ, एक प्रोग्राम होने से 3 घंटे पहले मैनेजमेंट आती है, किसी भी सेंटर की आप बात करें, और प्रोग्राम खत्म होने के तकरीबन 3 घंटे के बाद वो जाते हैं पोछा झाड़ू करके, कूड़ा फेंक के। उनकी बड़ी खिदमत है और मैं उनको रियली आई सैल्यूट देम, दे आर स्पेशल ह्यूमन बीइंग होते हैं। हर कोई सेंटर को नहीं चला सकता, जो इंडिविजुअल भी चला रहे हैं वो अपनी तरफ से एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मोमिनीन को, और अल्लाह मियां उनको उन सर्विसेज में कामयाब व कामरान करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। अच्छा, अभी आपसे जैसे थोड़ी देर पहले गुफ्तगू फरमाई थी कि यूथ को जॉब के हवाले से आपने बताया, तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर की तरफ कैसे हम अपनी कम्युनिटी को, अपनी यूथ को लेकर आए, क्योंकि दौर हाजिर में बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी क्यों नहीं फोकस करते हम लोग? देखिए, हमारे एक माइंड सेट है इंडियन पाकिस्तान कम्युनिटी का, मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं माई सेल्फ पाकिस्तानी गाय। हमें एक माइंडसेट शुरू से दे दिया जाता है कि जॉब करनी है, और जॉब जो है ना आपको डरपोक बनाती है। ये मैं अपना तजर्बा, जॉब आपको रिस्क टेकर नहीं बनाती, और जॉब से आप सिर्फ अपना घर चलाते हैं। इसके लिए हमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। इसके लिए हमें ये बताना है कि जब आप पढ़ जाते हैं ना, देखें मैं हर एक को कहता हूं कि आप अपने नाम के साथ डेजिग्नेशन लगा लें, पीएचडी कर लें, एमडी कर लें, सीजीए कर लें, सीपीए कर लें, जेडी कर लें, या डीपीएच कर लें, डीएनपी कर लें। जब आपके नाम के साथ एक डेजिग्नेशन लग जाएगा, ये वो डेजिग्नेशन है जो तालीम की होता है। अगर कोई पीएमपी करता है, सीआईएसएसपी करता है, ये डेजिग्नेशन आपको उस लेवल पे नहीं आते जिस लेवल पे लाने की मैं बात कर रहा हूं। एक जगह अगर आपने वो एकेडमिक डेजिग्नेशंस ले लिए, तो फिर आप अपना पेचेक का अमाउंट आप खुद तजवीज करते हैं, एम्प्लॉयर नहीं बताता आपको। आज के दौर के जो डॉक्टर हैं, जो पीएचडी हैं, वो आपसे पूछते हैं जब आप जॉब के लिए जाते हैं कि आपकी रेन्यूमरेशन की डिमांड क्या है। अगर आपने सिर्फ बैचलर्स और मास्टर्स किया होगा तो वो कहते हैं कि हमारे, फॉर एग्जांपल मास्टर्स किया हुआ है तो वो कहते हैं कि हम मास्टर्स के लिए मैक्सिमम पे है $125,000 पर ईयर, हम आपको मिड रेंज में लेके आएंगे। ये फर्क होता है कि कोई दूसरा आपको बोली लगाए अगर आप पढ़े लिखे नहीं है। अगर आपने पढ़ लिया तो आप अपनी वैल्यू खुद लगाते हैं। मैं एग्जाम्पल अपने आप को दे रहा हूँ कि मेरे प्रोफेसर ने जब अपनी लाइफ शुरू करी थी, एलेक्स लमार, उन्होंने कहा था कि रिजवान, जब मैंने लाइफ शुरू कर दी, जब मेरा पीएचडी खत्म हुआ था, तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे पूछा था कि व्हाट वुड यू लाइक एज अ रिन्यूमरेशन फॉर योर जॉब, रादर देन कि हम आपको $40 घंटा दे रहे हैं। ये चीज चेंज होगी। एंटरप्रेन्योरशिप लाने के लिए हमें वालिदैन ने अपने बच्चों को अभी से बताना है कि अपना बिजनेस करो, एंटरप्रेन्योर बनो, इसमें बहुत बरकत है, इसमें मेहनत बहुत है, लेकिन एक बार अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए तो उसमें पैसा भी बहुत है जो गवर्नमेंट ऑफर करती है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने अभी पिछले 2 सालों में सीबा करके लोन दिया है जो कि एंटरप्रेन्योर्स को दिया है, तकरीबन $65,000 वो दिया है। उसके बाद अभी स्टेट स्ट्रीट ग्रांट दिए सबको, तकरीबन $40,000 वो दिए, 1,05,000 तो यही हो गए। फिर अभी गवर्नमेंट ने, सिर्फ मैं कनाडा की बात बता रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर के लिए ऑफर करा है हैस्कैप लोन एंड बी कैप लोन एंड सीएफबीएल लोन। ये 3 लोन है जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑफर किए हैं। हैस्कैप लोन हर उस कंपनी को उन्होंने कहा है कि अगर आपका रेवेन्यू 50% गिरा है
आप पेपर के साथ अप्लाई करें, हम आपको 25,000 से लेके 1 मिलियन तक 4% इंटरेस्ट पे लोन देंगे, जो कि 10 साल में पे करना है, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। एंटरप्रेन्योर आज के दौर में $2,500 अगर आप लेते हैं, आपका 4% इंटरेस्ट है, 1 साल तक लोन जो है वो वेव हुआ होगा। और बाय द वे इसकी अभी भी लास्ट डेट है 31 मार्च। तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर भाई हैं वो अपने अकाउंटेंट के जरिए इसको अप्लाई करें। ये सर्विसेज एंटरप्रेन्योर आपको देते हैं। फिर एक फायदा है एंटरप्रेन्योर होने का कि आप यू नेवर स्टॉप लर्निंग जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं, क्योंकि आपने अपने बिजनेस को हमेशा फ्लोट रखना है, तो यू आर ऑलवेज इन स्कूल। ये देखिए, ये माशाल्लाह से ये सारी नॉलेज आपके पास तो है। हम एज अ कम्युनिटी के मेंबर्स, हम अपने यूथ को या अपनी कम्युनिटी को किस तरह से ये नॉलेज ट्रांसफर करें, किस प्लेटफॉर्म से करें? चले, एक प्लेटफॉर्म तो हमारे कायम टेलीविजन का है, जिसने हमेशा कोशिश की है कि 2019 से लेकर आज तक कभी भी कोई ऐसे मामला हुए तो कम्युनिटी अवेयरनेस के हवाले से, कम्युनिटी को समझाने के हवाले से। लेकिन इसको फिजिकली कैसे इसको ट्रांसफर किया जाए अपने कम्युनिटी के दूसरे लोगों तक? क्या ये इसको मेंबर से बताया जाए या इसको मेल में कोई लेटर डाले जाए? किस तरह से आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, हमें वो सिस्टम आजमाना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें हर एक से सीखना है। जो हमारे सरदार हैं उनके गुरुद्वारों में रेगुलर सेशंस होते हैं। जो बैंकर्स हैं वो उनके सेशंस में आके बताते हैं कि इस बैंक ने ये सर्विस प्रोवाइड करी है, अगर आप मेरे पास आएंगे हम आपको ये दिलवाने में मदद करेंगे। हमें ऐसे सेशंस करने चाहिए। हमें देखिए, मुझे कैसे नॉलेज है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं पढ़ता हूं। द मिनट एंटरप्रेन्योर में आपको पढ़ना पड़ता है, आपको रोज न्यूज भी पढ़ना है, आपको कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट भी रोज पढ़नी है, और आपको कुछ सर्टन ब्लॉग्स हैं जो आपको सब्सक्राइब करना होता है, जो आपको ईमेल की जरूरत में आते हैं और वो बता रहे होते हैं कि क्या क्या चीज नहीं है। मैं तो इस तरह से डेवलप कर रहा हूँ। एक और मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि कायम टीवी अपने तवज्जुह से चाहे तो वीकली प्रोग्राम करे बिजनेस इनसाइट के नाम से। उस बिजनेस इनसाइट के अंदर वसीम भाई, आप ही जो ये सर्विसेज हैं आप खुद बयान करें या किसी एक्सपर्ट को लेके आए कि जो बताए कि कहाँ पे फंडिंग सर्विस चल रही है। फिर यही बिजनेस इनसाइट के अंदर ही आप बयान कर सकते हैं कहाँ जॉब्स हैं, किस जॉब्स के अंदर किस रिक्रूटर से बात करनी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही यहाँ पे जॉब ज्यादा मिलती है। वरना मैंने यहाँ पे रुलते हुए देखा है पाकिस्तान के क्लास ए डॉक्टर्स को कि वो किसी काबिल जॉब नहीं ढूंढ पा रहे। तो हमें इंट्रोडक्शन सर्विस इसी तरह से करनी पड़ेगी। कायम टीवी के जरिए, मैं सॉरी ये बटन कायम टीवी पे थोड़ा सा रिवॉल्व कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी कम्युनिटी सर्विस होगी कि हमारे मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 4 महीनों में कायम टीवी कम से कम 2 प्रोग्राम करे कि कहाँ कहाँ फंडिंग अवेलेबल है स्कूल्स के लिए। 133 फंडिंग्स अवेलेबल होती हैं हर साल, जो कि हमारे यहाँ यूथ अप्लाई नहीं कर सकते या नहीं करते, उन्हें खबर नहीं होती। 377 यूनिवर्सिटीज की जो ग्रांट्स हैं पीएचडी के लिए अवेलेबल है दुनिया भर में पढ़ने की, जो कि हम लोग फ्री मनी देते हैं। पीएचडी के अंदर फ्री मनी होती है, आपको एक ढेला भी जेब से नहीं देना पड़ता। वो सर्विसेज आप अपने चैनल से मुतारिफ करवा सकते हैं। और अगर कोई आपको ये कहे कि चाइना में नहीं पढ़ने देना, रशिया में नहीं पढ़ने देना, तो आप उनसे उनका एजुकेशन बैकग्राउंड जरूर पूछिएगा कि क्या वो रशिया या चाइना से पढ़ चुके हैं, कि पढ़ने के बाद वो नाकाम है। तालीम हमेशा काम आती है, चाहे वो किसी भी मुल्क में पढ़ी जाए, अगर वो बोनाफाइड तालीम है, और हमें इसको फ्लरिश करना चाहिए। इस वक्त तकरीबन $300 मिलियन अवेलेबल हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, चाइना में, रशिया में, जर्मनी में, नॉर्वे में, इटली में एंड फ्रांस में। हमारी कौम इस पे देख ही नहीं रही। ज्यादातर जो है उसमें आपको साउथ एशियन नजर आ जाएंगे, एंग्लो अमेरिकन नजर आ जाएंगे, जो एंग्लो इंडियन है वो नजर आ जाएंगे जो इसको देख रहे हैं। लेकिन हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। इस पेंडोरा को हम ही ने ब्रेक करके इन चीजों को हमें फ्लरिश करना है। कि हाँ, अभी एक चीज बहुत अच्छी मैंने नोट करी है, पिछले 3 साल से क्या हो रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे इटली में पीएचडी करने जा रहे हैं, और इट्स वेरी डिमांडिंग, इनकरेजिंग, क्योंकि वो फ्री में पढ़ने जा रहे हैं। वही बच्चे, उनमें से मैं कुछ को जानता हूं कि जो उसकी बेस पे एमिग्रेशन लेके कनाडा में आ गए। तो हमें इसको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, चाहे आपके चैनल के तवज्जुह से हो या कोई सेंटर हो, या अगर थिंक टैंक होता तो थिंक टैंक यही चीजें आगे जाके प्रमोट कर रहा होता है। एक ऑथेंटिक स्पेस से आ रही होती है चीजें। बिल्कुल बजा फरमाया। इस वक्त यानी प्रोग्राम में जो खुलासा हमारे सामने आया है कि इस वक्त हमें
आगे 2050 को अचीव करने के लिए, इसको मीट करने के लिए, जमाने की दौड़ में उनके साथ शाना बशाना चलने के लिए थिंक टैंक का होना अशद जरूरत है। इस वक्त की जरूरत बन चुका है हमारे लिए थिंक टैंक का होना, चाहे वो सेंटर की बुनियाद पे हो, मीडिया के हवाले से, जैसे आपने बहुत अपनी खिदमत आपने पेश की और बहुत इंफॉर्मेशन दी आपने, और यकीनन हमारे सुनने वाले देखने वालों को इससे बहुत सारा आइडिया मिलेगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके साथ ये मुसलसल ये सीटिंग की जाए, इसके पास साथ मजीद प्रोग्राम हम करें। लेकिन साथ साथ छोटी सी एक और बात करना चाहूंगा, वापस आऊंगा मैं अपने यूथ की तरफ, कि यूथ की जो है सेंटर के साथ साथ यूथ को कोई ना कोई, हम चाहिए हमारे सेंटर्स को कि कोई एक ओहदा भी उसके अंदर रखे यूथ का, ताकि वो अपने साथ अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी लेके एंगेज कर सके, किसी ना किसी बहाने आए तो सही, जब ही तो ये तमाम चीजें वो डाइजेस्ट कर पाएंगे, वरना तो उनको हम मेरे ख्याल में बहुत कम यूथ होंगे जिस वक्त मेरा और आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे। ज्यादातर हमारे या तो बुजुर्ग होंगे नमाज के बाद बैठे हुए होंगे, या खवातीन बैठी हुई देख रही होंगी। यूथ तो अपने कमरों में या तो पढ़ रहे होंगे, ये कानों में उन्होंने वो आईपॉड लगा के किसी से बातचीत कर रहे होंगे, या अपना कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। मगर इसको फिजिकल भी होना चाहिए, क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत शदीद जरूरत है। देखें, हमारे यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सेंटर्स ऐसे हैं कि मुहर्रम के प्रोग्राम बन रहे होते हैं, लेकिन उसमें यूथ को कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। हमारे यहाँ सेंटर ये समझते हैं कि एक इंग्लिश में मजलिस यूथ की कर ली, हमने अपना मसला हल कर दिया। क्योंकि एक जो यूथ होता है वो हो सकता है वो प्रेशराइज हो जाए, दो यूथ होंगे तो वो कम से कम उसको लेके तो चलेंगे। और उनको सिर्फ यूथ के सेक्शन में ही आप लेके नहीं चलेंगे, आप उनको जिम्मेदारी देंगे कि जो कि बोनाफाइड जिम्मेदारी होगी। क्यों पॉसिबल नहीं है कि अगर जनरल सेक्रेटरी एक नॉर्मल ग्रोन अप मैन है तो जॉइंट सेक्रेटरी यूथ क्यों नहीं हो सकता, या आपका जो एमसी है वो यूथ क्यों नहीं हो सकता किसी सेंटर का? आप एमसी को लेके आए, वो सारे प्रोग्राम्स की अनाउंसमेंट वो करेगा। जब वो प्रोग्राम्स की अनाउंसमेंट करेगा तो प्रोग्राम्स की अनाउंसमेंट के बाद लोग आके उससे अपने मसले डिस्कस करेंगे। वही डिस्कस मसले करने के बाद यूथ को भी एहसास होगा कि हमारे कौम की जरूरत क्या है, और वो मैनेजमेंट से जाके बात करे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में कम से कम 3 सीटें यूथ की होना जरूरी है मॉडर्न डे में, अगर 2050 को तैयार करना है। इस वक्त अगर आप किसी गुरुद्वारे की मैनेजमेंट में जाएं, उनके 16 मेंबर होते हैं, 10 से 16 मेंबर होते हैं, और उसमें तकरीबन 8 जो होते हैं वो फीमेल और यूथ होते हैं। 3 या 4 लेडीज होती हैं और 3 या 4 यूथ होते हैं। इसीलिए तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मेंबर होते हैं वो पुलिस में भी होते हैं। आप देखें, वो गवर्नमेंट से इंटर गवर्नमेंट लेवल पे भी बात कर रहे होते हैं, और वो ऑटोमा में भी जाके अपने पॉइंट्स को रेस कर रहे होते हैं। क्यों एक और 2050 की जरूरत है हमारी कम्युनिटी को? हमारे सरदार भाई जो हैं वो तीनों मेजर पार्टी में अपना एक एक कैंडिडेट जरूर अलग करवा के अपने एरिया में खड़े करते हैं कि अगर लिबरल जीतेगी या कंजर्वेटिव जीतेगी या ग्रीन पार्टी जीतेगी, कोई भी जीतेगा तो आना तो सरदार ने है ना। ये हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता कि हम मिसिसागा की एक ही राइडिंग में बजाय उसके कि एक ही दो मोमिनीन लिबरल पे लड़े या दो मोमिनीन कंजर्वेटिव पे लड़े, क्यों नहीं खड़ा कर सकते? हम एक लिबरल में, एक कंजर्वेटिव में, एक जो है वो पीसी पार्टी में ले आए, हर एक पार्टी में एक एक लाएं कि अगर जीतेगा तो आएगा तो मोमिनी ऊपर। इसके लिए हमें जहनी हमांगी चाहिए जो नहीं है, और वो यूथ नहीं है। जी, बात वहीं आके रुकती है कि हमारे पास एक थिंक टैंक होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो इन तमाम इश्यूज के ऊपर बात कर सके, तमाम सबको साथ लेके चल सके, और साथ साथ कम्युनिटी में यूथ को और दूसरे जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको लेके शामिल कर सके। नाज़रीन इकराम, दामन वक्त में मैं फिर वही कहूंगा कि गुंजाइश नहीं है। और रिजवान भाई, आपसे बहुत उम्दा गुफ्तगू रही, बहुत जी तो चाह रहा था कि आपको सुने चले जाएं, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे आइडिया के साथ। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर प्रोग्राम खत्म करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आपसे यही गुजारिश है कि आपने जिस तरह हमारे प्रोग्राम को देखा, हमारी कोशिश ये थी कि एक अपनी तैयारी कर सके आने वाले वक्त में जो 2050 में किस तरह से हम जमाने के साथ चल सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को तैयार करें। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यूथ है, आने वाली नस्ल है, क्या ये समझते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को और उस तेजी से चलते हुए दौर में हमारी कम्युनिटी सेंटर से मुंसलिक रहेगी, या हमारे कम्युनिटी सेंटर को भी अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा? जिस तरह से पहले प्रोग्राम हम स्टूडियो में जाके करते थे, अब डिजिटल प्रोग्राम हो रहे हैं, मजालिस भी डिजिटल हो रही है।
बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई हैं, तो हमें अपने रवैये को और अपने सिस्टम को तब्दील करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने इस जमाने में वो के साथ शाना बशाना चल सकेंगे और अपनी यूथ को आगे लेके चलेंगे। आप भी इस पे सोचिए, कोई अगर आपके जहन में आइडिया है तो जरूर आप हमें बताएं, अपने ख्यालात से जरूर आगाह कीजिएगा। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप हमसे राब्ता कीजिए। अपने आइडिया, आपके दिए हुए आइडिया से ही हमारे प्रोग्राम की अगली मंजिल तय कर हो पाती है, और आप ही के आइडिया से दूसरों को भी हो सकता है कि रोशनी मिल सके। रिजवान अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हम आपके साथ शामिल गुफ्तगू रहेंगे, और जो बिजनेस इनसाइट का प्रोग्राम है इंशाल्लाह मेरे खुदा ने चाहा तो हम आप ही के साथ शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन प्रोग्राम देखने का। मुझे वसीम नकवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।